To Flamboyant Law. So today we are gonna start with IT Act 2000. तो इसको प्रेसिडेंशियल असेंट कब मिला था? 9 जून 2000 को मिला था एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन 17 अक्टूबर 2000. अब ये एक्ट बना क्यों है? ताकि सारे इलेक्ट्रॉनिक डेटा के थ्रू, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसको एक लीगल रिकॉग्निशन देने के लिए ये एक्ट आया है. मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए ये एक्ट आया है. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से जैसे आप अगर इंडिया में बैठे हैं और आपको किसी ऑस्ट्रेलिया के आदमी से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना है गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई का, तो ऑस्ट्रेलिया का पर्सन आके इंडिया में आके साइन करे या इंडिया का पर्सन ऑस्ट्रेलिया में जाके कॉन्ट्रैक्ट साइन करे, तो ऐसा तो नहीं चल सकता ना. तो इसलिए इसको कन्वीनियंस प्रोवाइड करने के लिए आईटी एक्ट आया गया है ताकि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को एक लीगल रिकॉग्निशन दी जाए कि ये कॉन्ट्रैक्ट अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी हो रहा है, मतलब दूर बैठे भी अगर कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई पर्सन एंटर हो रहा है तो फिर उसको लीगल रिकॉग्निशन दिया जा सकता है, जिससे अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये पर्सन जाके इसका लीगल रेमेडी क्लेम कर सकता है ब्रीच का. तो ये किन किन एक्ट्स पे एप्लीकेबल है? इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन, जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट में भी आप देखेंगे तो उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक मींस में सब कुछ ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ये सब आ गया है. अब आईपीसी में भी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग आ गई है कि इलेक्ट्रॉनिक मींस में रिकॉर्ड किया जा सकता है जो भी एविडेंस आए हैं उसे, या जो भी विटनेस स्टेटमेंट दे रहा है तो उसे ऑडियो वीडियो मोड में रिकॉर्ड किया जा सकता है. तो ये सब चीज़ें एंटर हुई है ना, ये सब चीज़ें अमेंड हुई है ना आईपीसी IAE एक्ट में, इंडियन एविडेंस एक्ट पीनल कोड में, बैंकर्स बुक्स ऑफ एविडेंस एक्ट में 1891 एंड RBI एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक्ट में भी इलेक्ट्रॉनिक मींस का बहुत ही ज़्यादा वेटेज है. अब ये एक मॉडल लॉ अडॉप्ट हुआ था जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस बाय रेजोल्यूशन. इसने एक मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स अडॉप्ट किया था बाय यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑफ इंडियन ट्रेड लॉ. ठीक है, ये मॉडल जो मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है ना, ये UNCIT लॉ में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का उस टाइम बहुत डेवलपमेंट हो रहा था अराउंड 1997. तो इसलिए सारी कंट्रीज़ ने ये ट्रेड लॉ ये ट्रीटी वगैरह साइन करके और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को बहुत ही ज़्यादा मतलब लीगल रिकॉग्निशन भी दिया और इस पर एक्ट भी बना. तो ये याद रखना कि एक जनरल असेंबली हुई थी ऑन 30 जनवरी 1997 जिसमें मॉडल लॉ ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स अडॉप्ट किया गया था. किसने अडॉप्ट किया था? यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, UNCIT लॉ. अब ये कहाँ एप्लीकेबल होता है? ये पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होता है, और कोई भी पर्सन जो आउट ऑफ इंडिया है अभी और उसने कोई भी ऑफेंस कमिट किया है तो उस पर भी एप्लीकेबल होता है आईटी लॉ. मान लो इसके जो ऑफेंसेस हैं जैसे साइबर बुलिंग है, कोई भी साइबर क्राइम अगर किसी और पर्सन ने जो इंडिया के बाहर बैठा है उसने कमिट किया है इंडिया के किसी पर्सन के साथ, तो उस पर भी एप्लीकेबल है. अब थर्ड पे आ जाते हैं डेफिनेशंस. हम लोग सेक्शन के साथ साथ ही इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेंगे. देन चैप्टर 2 सेज डिजिटल सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर. तो डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एक अम्ब्रेला टर्म है, उसके अंदर आता है डिजिटल सिग्नेचर. डिजिटल सिग्नेचर बहुत ही रिलायबल मोड है एक, और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर थोड़ा कम रिलायबल है. अब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऐसा भी होता है, कोई भी आप ऐप अगर डाउनलोड करो
तो आप उसमें अलाउ, आई अग्री टिक कर देते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के उसमें ही आता है। कोई आप अगर आपसे OTP मांग रहा है, आप OTP एंटर करते हैं, वो भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हो गया आपका। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? डिजिटल सिग्नेचर थोड़ा सेफ चीज़ काउंट होती है। तो इसमें जो आपका सिग्नेचर होगा ना, उसको एक रजिस्टर्ड अथॉरिटी, एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी होती है, वो आपके सिग्नेचर को रजिस्टर कर देती है। तो फिर उसके बाद आपका डिजिटल सिग्नेचर आप कहीं भी करेंगे तो वो आपका ऑथेंटिक माना जाएगा और आपकी कंसेंट मानी जाएगी कि आपने कंसेंट दी है। तो कोई भी अगर आपके पास, मान लो किसी ने कॉन्ट्रैक्ट भेजा और आपने उसमें अपना डिजिटल सिग्नेचर कर सकते हैं, और वो पर्सन उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा सकता है आपके अगेंस्ट। आप उससे बाइंड हो सकते हैं अगर आपने वहाँ अपना डिजिटल सिग्नेचर किया है, क्योंकि आपका डिजिटल सिग्नेचर जो होता है वो रजिस्टर्ड जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है उसके पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो जो भी सब्सक्राइबर होगा वो अपना ही कैन ऑथेंटिकेट एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय अफिक्सिंग डिजिटल सिग्नेचर। अपना डिजिटल सिग्नेचर करके अफिक्स कर सकता है, वो अपना उस डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट कर सकता है। अब इसमें ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सेक्शन 3 बोलता है ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कैसे होते हैं? अपने सिग्नेचर अफिक्स करके होते हैं, और बाय द यूज़ ऑफ, इफेक्टिव कैसे होते हैं? बाय द यूज़ ऑफ एसिमेट्रिकल क्रिप्टो सिस्टम एंड हैश फंक्शन विच एनवेलप ट्रांसफॉर्म द इनिशियल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इनटू अनदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। अब ये एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम क्या होता है? एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, तो एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम आपको 2 कीज़ प्रोवाइड करता है, पब्लिक की और प्राइवेट की। ये डॉक्यूमेंट बहुत ही सिक्योर्ड रहते हैं, तो इसलिए ये की से ही ओपन होता है। जैसे आपके घर में अगर कोई ताला लगा है, आप ही उस घर में एंटर हो सकते हैं, इसलिए ताले की चाबी आपके पास ही रहती है ना, और उसकी एक एक्स्ट्रा चाबी बनवा के रख देते हैं कि घर में कोई भी और मेंबर अगर उसे एक्सेस करना चाहे उस घर को, या फिर उस दूसरे घर को जहाँ पर ताला लगा है उसको अगर कोई और एक्सेस करना चाहे, तो एक एक्स्ट्रा चाबी आप घर के किसी भी मेंबर को भी दे सकते हैं, है ना? ऐसे ही करते हैं। तो ऐसा ही होता है एसिमेट्रिकल क्रिप्टो सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, एक तो चीज़ होती है इनक्रिप्शन और एक होती है डिक्रिप्शन। तो ये जो पब्लिक की होती है ना, इससे आप उस डेटा को, जो भी आपने डेटा बनाया है उसको इनक्रिप्ट कर सकते हो, अपना सिग्नेचर कर सकते हो, उसे अपना सिग्नेचर उसमें करके उसको क्या कर सकते हो। प्राइवेट की यूज़ होती है डिक्रिप्शन के लिए, और प्राइवेट की यूज़ होती है इनक्रिप्शन के लिए, और पब्लिक की यूज़ होती है डिक्रिप्शन के लिए, ठीक है। बट यहाँ डिजिटल सिग्नेचर की अगर हम बात करें तो आप प्राइवेट की यूज़ करके क्या कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट पे साइन कर सकते हो अपना, ठीक है। और पब्लिक की यूज़ करके आप किसी और को दे सकते हो वो कि उसे वेरीफाई कर ले, मेरे साइन को वेरीफाई कर ले, ठीक है। अब ये सब चीज़ें जो परफॉर्म होती है ना, ये हैश फंक्शन में परफॉर्म होता है। मतलब इसका इस डॉक्यूमेंट का एक कोड बन जाता है, जो कोड आप एंटर करेंगे ना, मतलब वो डॉक्यूमेंट अगर आप उसमें कुछ भी चेंजेस होंगे तो उसका हैश फंक्शन चला जाएगा। मतलब उसका एक, अब ये आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया, इसका हैश फंक्शन है मान लो #241-2, ये इसका हैश फंक्शन है। अब इस डॉक्यूमेंट में अगर कुछ भी चेंजेस होंगे, कुछ भी ओमिशन होगा, कुछ भी अगर इधर का उधर होगा वर्ड, तो ये जो हैश सिस्टम है ना, ये चेंज हो जाएगा। तो मान लो ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट बना के दिया, ए ने कॉन्ट्रैक्ट बना के दिया और इसे पूरा हैश फंक्शन से सिक्योर कर दिया, और इस पर अपना प्राइवेट की यूज़ करके सिग्नेचर भी कर दिया। अब ये डॉक्यूमेंट उसने दिया किसको? बी को, ठीक है। बी ने अगर कुछ चेंजेस करने चाहे और उस डॉक्यूमेंट को चेंजेस करने के बाद एक्सेप्ट करना चाहा, तो क्या होगा? कुछ भी चेंजेस करेगा ना, हैश फंक्शन विल बी चेंज्ड। मेन अगर कॉन्टैक्ट में कुछ भी चेंजेस होगा, हैश फंक्शन चेंज हो जाएगा। फिर बी अपना साइन करके अगर देगा और फिर ये ए अगर वेरीफाई करेगा इस डॉक्यूमेंट को, तो फिर क्या होगा?
तो फिर उसे पता चल जाएगा कि कोई ना कोई ओमिशन किया गया है। और बी के पास पब्लिक की रहेगी तो बी पूरा वेरीफाई कर सकती है कि ये ए का ही सिग्नेचर है कि नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का। तो ये चीज़ क्या करती है, ऐसा ही लीगल रिकग्निशन मिलता है जैसे कि आपने आके साइन किया है, आपने फिज़िकली डॉक्यूमेंट को साइन किया है, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी वैसे ही वैल्यू उसकी तवज्जो दी जाती है। अब एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। हैश फंक्शन मीन्स एन एल्गोरिदम मैपिंग और ट्रांसलेशन ऑफ वन सीक्वेंस ऑफ बिट्स। मतलब ये एक कुछ भी कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं आपके डॉक्यूमेंट में, उसे वैसा का वैसा फिक्स कर देगी, उस पर एक कोड जनरेट कर देगी, and that code is known as hash result, such that an electronic record yields the same hash result every time the algorithm is executed. मतलब जब भी उसे चेक किया जाएगा उस डॉक्यूमेंट को तो सेम हैश रिज़ल्ट निकालेगा जो हैश रिज़ल्ट उसे दिया जाएगा, उसमें जो हैश रिज़ल्ट ऑलरेडी उसका होगा उस डॉक्यूमेंट का, जब भी उसे चेक करेंगे वही हैश रिज़ल्ट होगा अनलेस कुछ चेंजेस हुए हों उस डॉक्यूमेंट में। टू डिराइव एंड रिकन्स्ट्रक्ट अब algorithm is executed with the same electronic record as its input, making it computationally infeasible. To derive or reconstruct the original electronic record from the hash result produced by the algorithm. मतलब आप हैश रिकॉर्ड से क्या कर सकते हैं, अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट निकाल सकते हैं। मतलब आप एक हैश रिजल्ट से अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो डिराइव कर ही सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कैन प्रोड्यूस द सेम हैश रिजल्ट यूजिंग द एल्गोरिदम। अगर दो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं आपके, उनका सेम हैश रिजल्ट आप रख सकते हैं यूजिंग द सेम एल्गोरिदम। और एनी पर्सन बाय यूज ऑफ पब्लिक की ऑफ द सब्सक्राइबर कैन वेरीफाई द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। पब्लिक की से क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का। प्राइवेट की से आप क्या कर सकते हैं, अपना सिग्नेचर वगैरह करने में काम आता है वो एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द रिकॉर्ड। और ये प्राइवेट की और पब्लिक की क्या होती है, यूनिक होती है हर सब्सक्राइबर के लिए। तो थर्ड बस इतनी सी बात बोलता है। अब 3A क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से कोई भी सब्सक्राइबर किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ऑथेंटिकेट कर सकता है बाय इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन टेक्निक जो कि रिलायबल कंसीडर की जाती है, जो कि गवर्नमेंट रिलायबल कंसीडर कराए जा सकती है। मतलब गवर्नमेंट अपने जैसे इंडिया में जो जो रिलायबल सिग्नेचर या इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन टेक्निक जो कि रिलायबल मानी जाती है वो ही यूज़ होगी। कोई भी ऐसा फ्रॉड करने के लिए कोई भी अनरिलायबल चीज़ यूज़ नहीं कर सकता है, या फिर जो सेकंड शेड्यूल में मेंशन्ड है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन एनी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन टेक्निक वो कब रिलायबल कंसीडर होगी, कब रिलायबल कंसीडर होगी, जब सिग्नेचर क्रिएशन डेटा और ऑथेंटिकेशन डेटा वो लिंक्ड होगा। किससे लिंक्ड होगा, सिग्नेटरी से लिंक्ड होगा। ये दोनों चीज़ें सिग्नेटरी से अगर लिंक्ड मानी जाएंगी तो वो उसका ऑथेंटिकेशन वैलिड रहेगा और वो एक रिलायबल चीज़ रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास आपने किसी ऐप में एंटर किया है और आपके पास जैसे ज़ोमैटो ऐप है तो आप उसमें एंटर करते हैं जब तो OTP मांगता है, तो OTP आपने अगर लिख के सबमिट किया तो OTP आपके फ़ोन में ही आया ऑब्वियसली। तो ऐसा ही माना जाएगा कि ये आप सिग्नेटरी हैं उसके। OTP भी एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है, तो आप सिग्नेटरी हैं उसके, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है सॉरी, आप सिग्नेटरी हैं यही माना जाएगा क्योंकि वो आपके पास ही आया था, वो किसी और के फ़ोन में नहीं जा सकता। तो वो एक सिग्नेचर क्रिएशन डेटा है आपके लिए जो कि आपसे ही लिंक्ड है। मान लो मेरा OTP किसी और के फ़ोन में गया तो वो नहीं माना जाएगा सिग्नेचर क्रिएशन डेटा विच इज़ लिंक टू मी, बट जो मेरे पास आया वो ही माना जाएगा क्योंकि मैं सिग्नेटरी हूँ। तो OTP मेरे पास ही आना चाहिए, तो वो माना जाएगा सिग्नेचर क्रिएशन डेटा विच इज़ लिंक टू मी एंड इट इज़ अ रिलायबल सोर्स।
इट इज़ अ रिलायबल ऑथेंटिकेशन टेक्निक। और ऑथेंटिकेशन टेक्निक कौन सी रिलायबल होती है? वह सिग्नेचर डेटा और ऑथेंटिकेशन डेटा एट द टाइम ऑफ साइनिंग और अंडर द कंट्रोल ऑफ सिग्नेटरी। मतलब जब मैं उस जोमेटो में एंटर हो रही थी ना, जब मैं लॉगिन कर रही थी, तब वो फ़ोन किसके कंट्रोल में था? मेरे कंट्रोल में था। तो वो क्या माना जाएगा? रिलायबल ऑथेंटिकेशन टेक्निक मानी जाएगी। अगर किसी और के कंट्रोल में होता तब नहीं माना जाता। Any alteration to the electronic signature made after affixing such signature is detectable। अगर कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में ऑल्टरेशन हुई तो वो डिटेक्टेबल हो सकती है। मतलब कोई भी ऐसा सिग्नेचर है, कुछ मान लो ऐसा कोई सिग्नेचर है, उसमें मैंने कुछ ऐसा कर दिया तो ये डिटेक्टेबल है। तो ये अगर कुछ भी चेंजेस होंगे वो डिटेक्टेबल होना चाहिए, ये बोल रहा है ये पॉइंट। और मान लो कोई टर्म्स एंड कंडीशन है, फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है? कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन आफ्टर सिग्नेचर अगर डिटेक्टेबल रही, मतलब आफ्टर सिग्नेचर वो उसको ऑब्वियसली हैश कोड रहता है तो उसको चेंज ऑल्टर नहीं कर सकते, पर कुछ भी ऑल्ट्रेशन हुआ वो भी डिटेक्टेबल होना चाहिए उसका ऑल्ट्रेशन। या फिर ये सारे पॉइंट्स फुलफिल होने चाहिए तभी रिलायबल ऑथेंटिकेशन टेक्निक बनेगी। मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए, कोई सिग्नेचर में चेंजेस नहीं होने चाहिए, कोई टर्म्स एंड कंडीशन में चेंजेस नहीं होने चाहिए। चेंजेस होंगे तो वो भी डिटेक्टेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप डिटेक्ट ही नहीं कर सकते क्या चेंजेस है। और सिग्नेटरी के कंट्रोल में होना चाहिए वो ऑथेंटिकेशन डेटा। और क्या होना चाहिए? सिग्नेटरी से लिंक्ड होना चाहिए वो ऑथेंटिकेशन डेटा। तो ये सारे पॉइंट्स फुलफिल होने चाहिए। अब इसके प्रोसीजर्स वगैरह कौन बना सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। ये जानने के लिए कि वो पर्सन, उस पर्सन के सिग्नेचर है क्या, ये जानने के लिए सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में कुछ भी ओमिशन ऐड कर सकती है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में, कोई भी नोटिफिकेशन, ये इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन टेक्निक के बारे में कोई भी नोटिफिकेशन ऐड और ओमिट कर सकती है ऑफिशियल गैजेट से। और वो सारे नोटिफिकेशंस कहाँ जाएंगे? हाउस ऑफ पार्लियामेंट में फॉर देयर असेंट जाएंगे। मतलब दोनों हाउसेस के पास और प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए जाएंगे। अब चैप्टर 3 पे आते हैं इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। तो लीगल रिकॉग्निशन कैसे मिलता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को? सेक्शन 4 बोलता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन, अगर लॉ में ऐसा लिखा है कि ये इंफॉर्मेशन राइटिंग में होनी चाहिए, टाइप रिटन होनी चाहिए या प्रिंटेड फॉर्म में होनी चाहिए, और वो इंफॉर्मेशन अगर आप दे रहे हैं किस में? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, और वो इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन आप कभी भी, ऐसा नहीं कि एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, ऐसे एक ही बार खोल के देख सकते हैं डॉक्यूमेंट को, नहीं, आप कभी भी डॉक्यूमेंट को खोल के देख सकते हैं। तो वो क्या हो गया? लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मिल गया उसे। ठीक है। अगर किसी एक्ट में ऐसा लिखा है कि इसमें एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बनना चाहिए, इस मैटर का एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बनना चाहिए, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ओरल कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलेगा, रिटन कॉन्ट्रैक्ट ही बनना चाहिए इस सब्जेक्ट मैटर में, और आपने रिटन कॉन्ट्रैक्ट बनाया अपना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में और वो पीडीएफ शेयर कर दिया आपने बी को, तो बी ऐसा नहीं बोल सकता कि ये तो वैलिड ही नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में नहीं माना जाएगा, ऐसा नहीं बोल सकता। क्या आप बोलेगा? ये क्या बोलता है सेक्शन कि अगर लॉ में ऐसा लिखा है कि कोई चीज़ रिटन होनी चाहिए, टाइप रिटन होनी चाहिए या प्रिंटेड होनी चाहिए, तो वो आपने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में अगर दी है तो वो कंडीशन सेटिस्फाइड मानी जाएगी, मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में दे सकते हैं। और ऐसा नहीं कि बी के पास आपने पीडीएफ भेजी है तो पीडीएफ ओनली, वो सी वन टाइम वाला ऑप्शन नहीं आता व्हाट्सएप पे कि ओनली सी वन टाइम, तो ऐसे फॉर्म में भेज दिया आपने कि एक ही बार देख सकता है, तो वो भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि हमारा बी, सबसेक्शन बी क्या बोलता है कि वो सब्सिक्वेंट रेफरेंस के लिए भी बार बार ओपन करी जा सकती है। तो ये कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए।
अब जैसे आप कोई एप्लीकेशन भर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम का एप्लीकेशन भर रहे हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही भरते हो ना, एप्लीकेशन खुलती है, ऐसा तो नहीं है आप पोस्ट भेजते हैं जो भी अथॉरिटी है उनके एड्रेस पे, ऐसा तो नहीं होता ना। क्यों? क्योंकि रिकॉग्निशन मिली हुई है ना। आप अगर ऑनलाइन भी एप्लीकेशन भरेंगे, फॉर्म फिल करेंगे, तो वो उसको रिकॉग्निशन मिली हुई है सेक्शन 4 में। अब 5th क्या बोलता है? लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। 5th बोलता है कि कोई भी अगर लॉ प्रोवाइड करता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन में क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए। मान लो, अब देखो, हमने अभी थोड़े दिन पहले पढ़ा था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, उसमें क्या हमने देखा था कि जो चेक होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी होते हैं, ठीक है। अब अगर लॉ प्रोवाइड कर रहा है कोई भी इंफॉर्मेशन पे साइन होना चाहिए, मतलब आप कोई भी अगर इंफॉर्मेशन या मैटर दे रहे हैं उस पर आपका साइन होना चाहिए, और आप अगर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी कर रहे हैं तो वो भी सेटिस्फाइड माना जाएगा। तो अगर आप ट्रंकेटेड चेक पे आपका सिग्नेचर है तो वो भी कंडीशन सेटिस्फाइड मानी जाएगी कि इस पे सिग्नेचर आपने किया गया है। वैसे इंडिया में चेक वगैरह ऑनलाइन ऐसे भेजना ये माना नहीं जाता, क्योंकि बैंक के पास आपके वाउचर्स रहते हैं, आपकी चेक पूरी फिजिकल कॉपी चेक की बैंक के पास रहनी चाहिए। पर बाहर की कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर चेक पे भी चल जाते हैं। अब 6 क्या बोलता है? यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इन गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज। अब कुछ भी फाइलिंग ऑफ द फॉर्म, एप्लीकेशन, अदर डॉक्यूमेंट विद द ऑफिस, अथॉरिटी, बॉडी, एजेंसी ओन्ड बाय या कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। आपको गवर्नमेंट के पास कोई भी एप्लीकेशन देनी है, कोई कंप्लेंट डालनी है, कुछ भी फॉर्म फिल करना है आपको, आप वहाँ पर जॉब करना चाहते हैं उसका फॉर्म फिल करना है, तो क्या करते हैं हम? जॉब कोई भी निकलती है, अपन एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं। कैसे? एप्लीकेशन फॉर्म होता है, हमारे लैपटॉप पे ओपन हो जाता है, फ़ोन पे ओपन हो जाता है, हम वहाँ से ही भरते हैं। तो ये क्या है? कुछ भी एप्लीकेशन फॉर्म या अदर डॉक्यूमेंट अगर गवर्नमेंट के पास देना है तो वो आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दे सकते हैं। या फिर कोई भी लाइसेंस, परमिट, सैंक्शन, अप्रूवल ये सब देना है गवर्नमेंट को आपको, तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दे सकते हैं। आजकल तो मेल आ जाता है, इवन आपका चालान का मेल आ जाता है, आजकल चालान कटा SMS आ जाता है, तो वो सब इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी आजकल माने जाते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मोड में कंडीशन अगर आपने भेजा है, गवर्नमेंट ने आपको भेजा है, तो वो कंडीशन सेटिस्फाइड है। अगर आपके पास कोई भी समन आया है कोर्ट की तरफ से और वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में आपके मेल पे आया है, तो समन सर्व्ड माना जाएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैंने तो मेल खोल के ही नहीं देखा। देन रिसीट और पेमेंट ऑफ मनी इन पर्टिकुलर मैनर। अगर कुछ भी पेमेंट ऑफ मनी है वो अगर एक्नॉलेजमेंट आपके उस पर आ रहा है, आपके फ़ोन पे आ रहा है, तो वो भी मानी जाएगी। आप शॉपिंग करने जाते हैं कहीं, आपकी रिसीट आपके फ़ोन पे आती है उसकी, तो वो भी एक वैलिड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड माना जाएगा। अगर उसमें कुछ भी ऊपर नीचे हुआ, मतलब कुछ भी फ्रॉडुलेंट हुआ, तो आप उसे कोर्ट में इट्स अ वैलिड डॉक्यूमेंट आप लेके जा सकते हैं। So such requirement shall be deemed to be have been satisfied if such filing, issue, grant, receipt, payment or case may be is effected by the means of electronic form। अब गवर्नमेंट ही बताएगी इसमें क्या मैनर होगा, किस मैनर में आपको सबमिट करनी है एप्लीकेशन, किस फॉर्मेट में आपको सबमिट करनी है, कैसे क्रिएट करना है उस फाइल को, कैसे फाइल होगी वो एप्लीकेशन, मेथड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा, फ़ीस वगैरह का, चार्जेस का। अब आप एप्लीकेशन कोई फॉर्म भरते हैं गवर्नमेंट के एग्ज़ाम का, तो वो फ़ीस भरते हैं ना, तो वो भी उसका मैनर किस मैनर में भरी जाएगी वो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है। तो ये हो गया 6।